टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे दोचल संचल को पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे पकड़ के क्यों रखा, ऐसे थोड़ी था कि मैंने तुम्हारी फैमिली को हाथ लगाया। जब दोचल का ध्यान नहीं होता तो संचल दोचल पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर इसमें संचल को पेट में चाकू मारा जाता है। संचल बेहोश होता है और दोचल चिल्लाता है कि उठो, मेरे सवाल का जवाब दो, और संचल को वो मारने जाता है फिर से, पर तभी मैडम बेक का असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। बेक संचल को कहती है कि मैंने बोला था कि तुम घर को ठीक से लॉक कर लो, मैं अगर अभी नहीं यहाँ होती तो तुम क्या करते, और संचल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दोकी, गोउन, जिनन और क्योंकू भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ जिनू यांगजिन के फार्म हाउस पे जाता है सारी सिचुएशन और एविडेंस को चेक करने, और वहाँ उसे दोकी का यू डेटा कंपनी कार्ड दिखता है और वो सोचता है कि ये तो वही है ना जिसे मुझे संचल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दोकी और बाकी सब हॉस्पिटल में न्यूज़ देखते हैं ब्लास्ट के बारे में, और उसमें बताया जाता है कि बहुत लोगों की जान गई इस ब्लास्ट के वजह से। दोकी अपसेट होकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। तभी संचल अपनी आंखें खोलता है और वो सबसे पूछता है कि दोकी कहाँ है। दोकी असल में मैडम बेक के जेल में होता है और दोचल का जेल खुला देख के उसे पता चल जाता है कि दोचल ने ही संचल पे अटैक किया। मैडम बेक और उसका असिस्टेंट दोचल की आंखों के ट्रांसप्लांट करके ऑफिस वापस आते हैं और सारे गार्ड्स को नीचे गिरे हुए देखकर उन दोनों को लगता है कि कुछ इश्यू हुआ है। बेक अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ उसे दोकी दिखता है। दोकी उसे पूछता है कि संचल को किसने मारा, दोचल या किसी और क्रिमिनल ने। तो बेक जवाब देती है कि उस संचल को बहुत लोग मारना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। तो दोकी कहता है मुझे सीधे सीधे बताओ, ये सब दोचल ने ही किया है ना। बेक कहती है सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, तुम्हें मैंने बहुत छूट दी है, अगर तुमने फिर से मेरे सामान या लोगों को हाथ लगाया तो मैं सहन नहीं करूंगी। दोकी को उसी वक्त संचल का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में संचल दोकी को कहता है कि ये मेरी गलती है, तुम और किसी को मत बताओ कि ये दोचल का काम है, मुझे इसका और बड़ा इशू नहीं बनाना है। दोकी कहता है कि उस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की, कैसे इशू ना बनाए इसका। तो संचल स्माइल करके कहता है कि मैं मरा तो नहीं ना। फिर वो दोकी को बताता है कि मेरे कुछ ब्लूबर्ड फाउंडेशन के काम बाकी है, क्या तुम प्लीज उन्हें कर दोगे, और दोकी को वो फाइल दे देता है। दोकी ये सब काम करने के लिए निकलने वाला होता है, पर तभी वहाँ जिनू आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों बिजी हो क्या, मैं बाद में आता हूँ। दोकी कहता है नहीं नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ, आप कीजिए बात। दोकी के जाने के बाद जिनू और संचल बात करते हैं। जिनू पूछता है कि तुमने सच में उस चोर को नहीं देखा जिसने तुम्हें चाकू मारा। तो संचल कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर जिनू संचल को पूछता है कि अभी जो रूम में था वो दोकी ही था ना। तो संचल कहता है कि हाँ, तुम उससे पहले भी मिले हो। जिनू उसे पूछता है कि वो यू डेटा के लिए काम करता है क्या, और दोकी का आईडी संचल को दिखाता है। संचल कहता है कि हाँ, वो वहाँ काम तो कर रहा था, पर उसे जॉब पसंद नहीं आया तो वो वापस मेरे साथ काम करने आ गया। जिनू संचल को बोलता है कि हम स्कूल से फ्रेंड्स हैं, 30 साल हो गए अब हमारी दोस्ती को, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो मुझे बताओ। संचल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं क्यों कुछ छुपाऊँ। यहाँ क्योंकू फिर से किसी प्रोसिक्यूटर से बात करता है और पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। असल में ये कोई प्रोसिक्यूटर नहीं होता, ये एक वॉइस फिशर होता है जो लोगों को डरा के उनसे पैसे निकलवाता है। क्योंकू को लगता है कि उसने किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल को मदद कर दी है और अब उसे अवार्ड मिलेगा। यहाँ बेक संचल को हॉस्पिटल में मिलने जाती है और बताती है कि दोचल की सर्जरी हो गई है, पर वो जिंदा रहेगा या नहीं पता नहीं। संचल कहता है कि उसे कुछ मत करो। तो बेक कहती है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, अगर मैं नहीं होती तो अब तुम मर गए होते। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। और वो वहाँ से निकलती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि हम बिजनेस और बढ़ा सकते हैं। संचल के एक्सीडेंट के बाद वो ज़रा शांत हो गया है। हाना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है और यू डेटा के सारे बुरे कामों को वो रिपोर्टर्स के सामने एक्सपोज करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो मिन्हो को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है और लोग मेरी ऐसी ही तारीफ कर रहे हैं। जब मैं फार्म हाउस पे गई तब ऑलरेडी किसी ने वहाँ सब कुछ फिक्स कर दिया था। तभी जिन्मू वहाँ आता है और हाना को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और दोकी का आईडी कार्ड दिखाता है कि ये हमारी टीम को साइट पे मिला। बाद में हाना मिन्हो को बोलती है कि ये सारे एक्सीडेंट्स एक ही इंसान का काम मुझे लग रहा है, और उस इंसान को मैं पहचानती हूँ। तो मिन्हो पूछता है कौन है, चलो अरेस्ट करते हैं, पर हाना उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ दोकी लाइब्रेरी में जाकर एक स्टोरी बुक खरीदता है और एक गरीब बच्ची के घर के सामने रख देता है, जो स्टोरी बुक मिलने पर बहुत खुश होती है। यह सब ब्लूबर्ड फाउंडेशन का काम होता है जो संचल ने दोकी को कहा था करने के लिए। दोकी अपने घर जाता है और वहाँ उसे टेरेस पे हाना मिलती है। तो वो उसे कहता है कि तुम दूसरों के घर में ऐसे कैसे घुस सकती हो,
हाना कहती है कि तुम यू डेटा के लिए काम करते हो ना, तो उसके बारे में मैं बात करने आई हूँ। दोकी पूछता है कि मुझे अरेस्ट करना चाहती हो क्या तुम? तो हाना कहती है नहीं, तुमने इन्फॉर्मेशन भी दी थी तो तुम्हारे लिए मैं एक एक्सेप्शन कर लूँगी और तुम्हें अरेस्ट नहीं करूँगी, पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, चलो तुम्हारे घर जाते हैं। हाना फिर दोकी को पूछती है कि तुम्हारा आईडी मुझे यांगजिन के फार्म पे मिला। तो दोकी कहता है कि इसी कार्ड को रिटर्न करने के लिए मैं फार्म हाउस पे गया था। हाना फिर बोलती है कि तुम इतनी दूर गए थे रिटर्न करने के लिए? तो दोकी कहता है कि क्या तुम अपना हर डाला हुआ कचरा याद रखती हो कि तुमने उसे कहाँ डाला है? अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं होंगे तो निकलो यहाँ से। हाना कहती है ओके, निकलती हूँ मैं यहाँ से, पर मुझे तुम्हें और एक सवाल पूछना है। तुम अपने काम से घर टैक्सी में आते हो और जाते हो, तुम्हारे पास खुद की कार नहीं है ना? तो दोकी कहता है तुम क्यों जानना चाहती हो? तो हाना कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं होता ना, क्योंकि तुम कंपनी की ही टैक्सी यूज करते हो इसलिए। दोकी कहता है कि अगर कंपनी के बॉस ने मुझे परमिशन दी है तो प्रॉब्लम क्या है? हाना कहती है फाइनल बार पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ टैक्सी ही है ना, तुम्हारी कार नहीं है ना खुद की? दोकी हाँ बोलता है और हाना दोकी के घर से बाहर आकर मिन्हो को कॉल करके बोलती है कि दोकी किससे बात करता है, ये सब लिस्ट निकालो। फिर हाना खुद से बोलती है कि एक ही कार है बोला मुझे, झूठा कहीं का, क्योंकि उसे दोकी के घर में और कार कीज भी दिखी। यहाँ क्योंकू पुलिस स्टेशन जाता है अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, क्योंकि उसे जिस आदमी का फोन आया था उसने क्योंकू के पैसे चोर लिए। जिनोन कहता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, ऐसे कैसे किसी पे भी विश्वास रख सकते हो तुम और उनको पैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो क्योंकू उस पे ही चिल्लाता है कि तुमने मुझे क्यों रोका नहीं उस वक्त। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ लोगों की भीड़ होती है। एक औरत रो रही होती है कि उसे फोन आया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए उसके इलाज के लिए पैसे भेजो। एक ग्रैंडमा रो रही होती है कि उसने अपने पोती के लिए बचाए हुए पैसे किसी प्रोसिक्यूटर ने उसके अकाउंट से निकाल लिए। एक आदमी अपने वाइफ पे चिल्ला रहा होता है कि तुम एक फोन कॉल से कैसे पैसे दे सकती हो किसी को, और वाइफ उस पे चिल्लाती है कि मुझे लगा हमारा बेटा सच में मुश्किल में फंसा हुआ है। ये सब हाल देखकर दोनों क्योंकू और जिनोन बहुत शॉक हो जाते हैं कि वॉइस फिशिंग के वजह से इतने लोगों ने अपने पैसे गंवाए। वो एक पुलिस को बोलता है कि हमें कंप्लेंट फाइल करनी है वॉइस फिशिंग फ्रॉड के बारे में। तो पुलिस कहता है कि वहाँ नोटबुक में अपनी डिटेल्स लिखो। क्योंकू बुक खोलता है और उसकी केस 158 नंबर पे होती है। तो वो बोलता है कि इतने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। वो केस रजिस्टर करते हैं और रास्ते में उन्हें बुढ़ी ग्रैंडमा दिखती है जो रोते रोते रोड क्रॉस करती है और उसका ध्यान नहीं होता कि एक ट्रक सामने से आ रहा है। क्योंकू जल्दी से भागकर ग्रैंडमा को बचा लेता है और जिनोन को कहता है कि मैं इन्हें घर छोड़ के आता हूँ। बेसमेंट में दोकी जिनोन क्योंकू बात कर रहे होते हैं और वहाँ गोउन आती है और क्योंकू को बोलती है आज सुबह से मुझे 30 कॉल आए बदला लेने के लिए। तुमने पुलिस स्टेशन में एडवर्टाइजमेंट तो नहीं दी? असल में नोटबुक से सारे नंबर्स की फोटो क्योंकू पुलिस स्टेशन में लेता है और उन सबको रेनबो टैक्सी कंपनी के बदले की एड भेज देता है। क्योंकू गोउन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सब विक्टिम्स हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो गोउन और जिनोन मजाक करते हैं और कहते हैं कि तुमने खुद से पैसे दिए और कुछ नहीं, अगर तुम्हें ये केस लेना ही है तो सिंगचल को कन्विंस करना होगा। क्योंकू फिर हॉस्पिटल जाके सिंगचल के सामने क्राइम शो की तरह डिटेल्स बताता है कि कैसे लाखों लोग फिशिंग के विक्टिम्स हुए हैं और उनके बहुत सारे पैसे इसमें गए हैं। सिंगचल कहता है ओके, ये केस लेने के लिए मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि ब्लूबर्ड फाउंडेशन में कोई भी वॉइस फिशिंग से फंसा हुआ इंसान नहीं आता है, क्योंकि लोग उन्हें ही कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, जबकि उन्हें कुछ भी बताकर उनसे पैसे निकाले जाते हैं। दोकी भी केस लेने के लिए हाँ कर देता है और फिर गोउन और जिनोन भी मान जाते हैं। प्लान स्टार्ट होता है और कुछ वॉइस फिशिंग करने वाले लोग गोउन को कॉल करते हैं। तो वो एक्टिंग करके कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूँ। तो फ्रॉड आदमी बोलता है कि जिस लॉकर का मैं एड्रेस दे रहा हूँ वहां जाके पैसे रख दो। लॉकर में पैसे रखने के बाद आदमी को वो बताती है कि मैंने पैसे रख दिए हैं। उसके बाद एक आदमी वहां से पैसे निकालता है और उसका पीछा फिर दोकी करता है। वो आदमी एक अलग लॉकर में पैसे रखता है और एक बंदा वो पैसे लेकर कहीं और जाता है। फिर ये आदमी किसी और को वो पैसे दे देता है। दोकी उन पे नजर रखता है और कहता है कि ये सब तो सिर्फ पैसे कलेक्ट करने वाले हैं और किसी को ये देने वाले हैं, पर हमें ऊपर तक पहुंचना है इस रैकेट के। फिर हमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां एक साइड पे रेस्टोरेंट होता है और दूसरी साइड सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे कि वॉइस फिशिंग, गैम्बलिंग। यहाँ हम मैडम लिम बोगजा को देखते हैं जो इस सारे बिजनेस की ओनर होती है। उसके नीचे काम करने वाले आदमी को बाइक वाले से कॉल आता है कि मैं पैसे वहाँ ला रहा था पर वो खो गए। ये फिर फोन बोगजा लेती है और बोलती है पैसे देखकर तुम लालची हो गए और अपने साथी को बोलती है कि इस बाइक वाले का सर मुझे लाके दो।
असल में दोकी ने इस आदमी को पकड़ के झूठा कॉल करने के लिए फोर्स किया ताकि लोकेशन मिल जाए इन फ्रॉड लोगों का। दोकी फिर जिनोन के पास जाता है और जैसे उसने पहले के एपिसोड में कहा था वैसे ही वो फिर से कहता है कि जिनोन तुम मुझे मारो, 10 बार मार लो। जिनोन मना कर देता है और कहता है इस बार क्या करवाओगे मुझसे। अगले दिन जिनोन को पार्लर लेके जाया जाता है और दोकी पार्लर वाली को कहता है कि जिनोन को 10 साल छोटा बना दो और उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। क्योंकू भी 5 साल छोटे होने के लिए ट्रीटमेंट लेता है। उतनी देर में गोन पार्ट टाइम जॉब सर्च करती है और उसे एक स्टूडेंट्स के लिए जॉब दिखता है जो एग्जैक्ट लोकेशन पे है और वो जिनोन को बोलती है कि मिल गया वो फ्रॉड बिजनेस। जिनोन बहुत नर्वस हो जाता है तो क्योंकू और गोन उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे से अपना मिशन कर पाओगे क्योंकि दोकी ने तुम पे बहुत विश्वास रखा है। जिनोन फिर जॉब साइट पे जाता है और वहाँ सारे बच्चे रुके होते हैं। एक बस आती है और उसमें से एक आदमी उतर कर उन्हें कहता है कि चलो बस में बैठो, अपना फ़ोन मुझे दे दो। सब बच्चों को वो जाने देता है पर जिनोन को वो देखता है और उसका आईडी चेक करता है और कहता है कि तुम सच में 20 साल के हो। तो जिनोन कहता है कि हाँ, मेरा नाम ली जासुंग है और मैं 20 साल का हूँ। आदमी कन्विंस नहीं होता है और कहता है कि तुम कौन से भी एंगल से 20 साल के तो दिखते ही नहीं हो। जिनोन कहता है कि मेरे खानदान में सब बुढ़े दिखते हैं। तो ये आदमी उसे बस में बैठने देता है। बस एक रेस्टोरेंट के पास रुकती है और सभी को एक रूम में लेके जाया जाता है। पर फिर से जिनोन को रोका जाता है और आदमी उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो वो बताता है कि मैं 20 साल का हूँ और फिर उसे जाने देते हैं। फिशिंग कंपनी में लिम का साथी सबको बताता है कि मैंने आज इतने पैसे कमाए और अपने नोट्स की गड्डी फेंक देता है और कहता है कि तुम भी इतना पैसा कमा सकते हो ठीक से काम करने पर। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि लोगों को फ़ोन करना है, उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, इमोशनल नहीं होना है और फ़ोन ख़त्म होने के बाद उस फ़ोन को फेंक देना है। एक लड़का कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ तो उसे थप्पड़ मारा जाता है। सभी बच्चों को फिर काम पे लगना होता है और वहाँ बोगजा भी आती है और पूछती है कि कौन था वो जिसने बोला कि वो काम नहीं कर सकता। तो लड़का उठता है। बोगजा उसे कहती है कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो कॉफ़ी बना लो। तो लड़का कॉफ़ी बनाता है पर केटली का हैंडल नहीं होता। तो वो पूछता है कि मैं गर्म पानी कैसे निकालूँ इस केटली से। तो बोगजा कहते हैं क्यों हाथ नहीं यूज़ कर सकते तुम अपना, और अपने आदमियों को बोलती है कि इसके हाथ काट दो। तो लड़का सॉरी बोलकर गरम पतीला अपने हाथ में उठाता है और उसके हाथ से वो गिर जाता है। बोगजा और बाकी के साथी वहाँ से चले जाते हैं और जिनोन लड़के से पूछता है कि तुम्हें लगा तो नहीं ना एक राइवल बिजनेस के लोग रेस्टोरेंट के बाहर तमाशा कर रहे होते हैं। तो बोगजा बड़ा चाकू लेकर बाहर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ। एक आदमी कहता है अच्छा तुम इनकी लीडर हो ना। तो बोगजा को गुस्सा आता है और उस आदमी के हाथ में जो छुरा होता है वो ही उसके गले में डालकर कहती है हमारे बॉस को जाके बताओ कि आइंदा से ऐसे हुआ तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हाना दोकी की कॉल लिस्ट देखती है और उसे एक पैटर्न नजर आता है कि जिस भी दिन दोकी का फोन स्विच ऑफ था उस दिन कुछ ना कुछ हुआ। पहले दोचल की किडनैपिंग, फिर जूचान जोंगुन जोनसुक गायब हुए, फिर पुलिस चीफ किम का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यांगजिन का फार्म हाउस जल गया। ये सब दिनों पे दोकी आउट ऑफ कवरेज एरिया था। यहाँ बोगजा के रेस्टोरेंट में एक कॉर्नर में जुआ भी खेला जाता है। उनमें से एक टेबल पे आदमी सबको पूछता है कि इन 3 कप्स में से कौन से कप में बॉल छुपी हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये कप के नीचे है तो पैसे टेबल पे रखो। और एक आदमी बड़ी पैसे की गड्डी वहाँ रख देता है। कप वाला आदमी कप उठाता है और कहता है कि तुम हार गए, इसमें तो बॉल है ही नहीं, और पैसे उठाने जाता है। पर ग्रीन कोट वाला आदमी उसका हाथ पकड़ कर कहता है अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ खोलो। और ये आदमी और कोई नहीं दोकी होता है। एपिलॉग में हमें ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो कचरे को बेचकर अपनी कमाई करती है। एक दिन उसे वॉइस फिशिंग से फ़ोन आता है और आदमी उसे कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड काम कर रहा है। तो ग्रैंडमा डर जाती है और पूछती है कि मैं क्या करूँ। तो आदमी उसे बोलता है कि आप अपने पैसे पुलिस के सेफ अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपको नंबर बताता हूँ, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए अमाउंट। ग्रैंडमा बैंक में जाके पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और आदमी पूछता है कि कितने अकाउंट में पैसे थे आपके। तो वो कहती है $1000। ये आदमी बहुत हंसने लगता है फ़ोन को साइड में रख के और कहता है कि ठीक है, अच्छा हुआ आपने अभी हमारे हाथों में दे दिया। ग्रैंडमा उससे कहती है थैंक यू, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, अगर आप नहीं होते तो मुझे कौन बचाता। बोगजा के बाकी साथी भी हंसते हैं कि क्या इस बुड्ढी के पास सिर्फ $1000 ही है पूरी ज़िंदगी में कमाए हुए। और फिर यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।